नमस्ते बच्चों, हिंदी की तासिका में आपका स्वागत। तो बच्चों, पाठ 4 साहित्य की निष्कपट विधाएं डायरी। तो डायरी हिंदी गद्य साहित्य की सबसे अधिक पुरानी परंतु दिन प्रतिदिन नई होती चलने वाली तो हिंदी साहित्य की आधुनिक गद्य विधा में अर्थात उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, आत्मकथा आदि की तुलना में हम सबसे अधिक पुरानी इसे मानते हैं। इसका प्रमाण भी है। यह विधा नई इस अर्थ में है कि इसका संबंध मनुष्य के दैनंदिन जीवन के साथ घनिष्ठता से जुड़ा है। इसे अपनी भाषा में हम दैनंदिनी, दैनिक, रोजनिसी पूरे अधिकार के साथ कहते हैं, परंतु इसे आजकल डायरी कहने में पर विवश है। डायरी का मतलब है जिसमें तारीख वार हिसाब किताब, लेन देन के ब्यौरे आदि दर्ज किए जाते हैं। यह तो डायरी का अत्यंत सामान्य साधारण परिचय है। आम जनता को डायरी के विशिष्ट स्वरूप की दूर दूर तक जानकारी नहीं है। गद्य साहित्य हिंदी गद्य साहित्य के विकास, उन्नति एवं उत्कर्ष में दैनंदिनी का योगदान अतुल्य है। यह विडंबना ही है कि अब तक हिंदी में उपेक्षा ही होती आई है। कोई इसे पिछड़ी विधा तो कोई इसे अधर साहित्य विधा मानता है। एक विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि डायरी कुलीन विधा नहीं है। तो जो बच्चों डायरी जो है तो डायरी जो हिंदी आधुनिक गद्य साहित्य विधा में जो विधा उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा इससे सबसे अधिक ये पुरानी है। तो हम डायरी लिखते हैं तो बहुत से बच्चे अपनी दैनंदिनी बताते हैं। तो यह डायरी का मतलब क्या, लोग जो हिसाब किताब होता है, लेन देन व्यवहार जो होता है यह दर्ज किया जाता है, इसे डायरी मानते हैं। तो यह जो डायरी है, यह डायरी के बारे में तो दूर दूर तक जानकारी नहीं होती है। तो डायरी में जो हमारे जीवन में जो घटनाएं होती है, अच्छी बातें, अच्छे अनुभव, बुरी बातें, जो बच्चों अपने जो अच्छे काम किए, जो अनुभव है, जो मन में है, वह हम डायरी में उतारते हैं। तो उसी प्रकार यह जो डायरी विधा है बहुत पुरानी है। तो हिंदी साहित्य के उन्नति विकास में डायरी दैनंदिन का योगदान अतुल्य है। लेकिन डायरी की विडंबना अभी तक होती हिंदी में उपेक्षा होती आई है। उसे कोई पिछड़ी अधर साहित्य माना जाता है। तो डायरी के बारे में कोई एक विद्वान तो उसे कुलीन विधा नहीं मानता है। कुलीन अकुलीन भेद किया जाता है। तो यह साहित्य गरिमा के लिए अनुकूल नहीं है। गरिमा, गौरव। तो यह जो डायरी है, यह डायरी मनुष्य का जीवन एक सुंदर किताब की तरह 10 उसका अंकन, जीवन का अंकन किताब रूप में लाया जाता है, जो मनुष्य के भाव जगत, विचार जगत, अनुभूति जगत का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह जो मनुष्य जीवन का अंकन डायरी में हम करते किया जाता है, तो यह मानवीय दृष्टिकोण से श्लाघनीय माना जा सकता है। श्लाघनीय यानी प्रशंसनीय। तो यह जो मनुष्य के जीवन में अंतर्जीवन, बाह्य जीवन, लगभग सभी स्थितियों का अंकन यहाँ किया जाता है। जीवन के अंतर्द्वंद्व, वर्जना, पीड़ा, यातना, दीर्घ अवसाद, सब क्षणों के विरोधाभास के बीच संघर्ष, अपने आप को स्वस्थ, मुक्त एवं प्रसन्न रखने की प्रक्रिया है। जैसे हम डायरी लिखते हैं
तो मन में जो बातें हैं, पीड़ा है, वर्जना है, यातना है, सब उसमें हम क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे हमारा कोई साथी होता है और हम हमें कोई दुख होता है, तो जैसे हम मन में जो होता है वो उससे हम पीड़ा होती है वो हम उसे बताते हैं, हम हमारा मन बताकर हल्का करते हैं। उसी तरह यह डायरी है। तो हमें जो विरोधाभास में, संघर्ष में, यह डायरी स्वस्थ, मुक्त एवं प्रसन्न रखने की यह प्रक्रिया है। जैसे डायरी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभव और भावना का एक संग्रह है। डायरी लिखते समय व्यक्ति अपने उलझनों, भावना को त्यों व्यक्त करता है। अपनी तमाम खुशियों और गमों के बारे में हम सबको नहीं बता सकते, पर डायरी के साथ हम अपनी सभी भावनाएं बांट सकते हैं। डायरी डायरी लेखक के व्यक्तिगत का आईना होती है। डायरी लेखक के विचार, उसका चिंतन, चीज़ों का देखने का नजरिया, सब हम डायरी से जान सकते हैं। डायरी अपने भीतर उसके रहस्य को समाये रहती है। लेखक डायरी में अपने अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव और विचार बिना संकोच से व्यक्त करता है, क्योंकि वह जानता है कि डायरी अमृत और विष दोनों को अपने अंदर समाहित कर लेगी। अंत यह कहना एकदम उचित होगा, डायरी लेखन में व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। तो बच्चों, डायरी जो प्रकाशन का योजना का एक भाग नहीं होती, न ही लेखनीय महत्वाकांक्षा का स्वरूप होती है। तो साहित्य की जो और विधाएं हैं, जैसे उपन्यास, निबंध, कविता, जो विधाएं है के पीछे उनका प्रकाशन, तत्पश्चात प्रतिष्ठा प्राप्त करने की मंशा होती है। मंश तो मंशा यानी इच्छा होती है। तो वह जो निबंध लिखे जाते हैं, साहित्य लिखे जाते हैं, तो वो प्रकाशन मिलकर उसका प्रकाशन हो, प्रतिष्ठा मिले, तो यह वे इसीलिए अन्य साहित्य के विधा व कृत्रिम आवेश में लिखी जाती है और सावधान पूर्वक लिखी जाती है। साहित्य की लगभग सभी विधाओं के सृजन कर्म के पीछे उसे प्रकाशित करने का उद्देश्य मूल होता है। डायरी में यह बात नहीं है। हिंदी में आज लगभग 150 डायरिया प्रकाशित है। तो डायरिया जो है, अधिकांश डायरीकारों के देहांत के पश्चात प्रकाशित हुई है। कुछ तो अपने अंकित कालानुक्रम के 100 वर्षों बाद प्रकाशित हुई है। डायरी में विषय वस्तु का बंधन नहीं है। मनुष्य के अनुभव, अनुभूति, जगत एवं संबंध, छोटी छोटी तुच्छ बात, प्रसंग, विचार, दृश्य, ये उसकी विषय वस्तु बन सकती है। यह डायरी में तभी आ सकता है जब डायरीकार अपने जीवन एवं परिवेश के प्रति दृष्टिकोण उदार और एवं तटस्थ अपने आप व्यक्त करने की भावना बेलाग, निष्ठ, कपट एवं सच्ची हो। डायरी साहित्य की सबसे अधिक सरल, स्वाभाविक, अधिक आत्म प्रकटीकरण की सादगी से युक्त विधा है। यह अभिव्यक्त की प्रक्रिया से गुजरती, धीरे धीरे क्रमशः अग्रासित होने वाली विधा है। डायरी में कोई कसाव नहीं होता है, तो अन्य विधाओं में देखा जा सकता है। डायरी से पारदर्शक व्यक्तित्व की पहचान होती है, जिसमें सब कुछ निसंकोच उभर कर आता है। तो लिखने के लिए डायरी जो है विषय वस्तु बंधन नहीं है।
तो जो अनुभव, छोटी छोटी बातें उसमें हम लिख सकते हैं, प्रसंग लिख सकते हैं, अपने विचार, दृश्य, जो आपको अनुभव आए हैं, अपने मित्र की अच्छी बातें, आपने किसी को मदद की है, जो आपने आपको किसी ने बताया नहीं है लेकिन आपने पढ़ाई की है और आपके समझ में आई है, ऐसे अनुभव यह डायरी की विषय वस्तु बन सकती है। तो इसी प्रकार तो डायरीकार है, डायरीकार अपने जीवन में जो परिवेश, जो अपना परिवेश है उसमें जो उसका दृष्टिकोण है, देखने का दृष्टिकोण है, वह तटस्थ एवं उदार होना चाहिए। और जो व्यक्त करने की भावना है वो बेलाग, निष्कपट और सच्ची होनी चाहिए। बेलाग यानी बिना आधार, कसाव यानी कसने की स्थिति। तो इसी प्रकार यह जो डायरीकार जो है, डायरी से पारदर्शक व्यक्तित्व की पहचान होती है। जो डायरी विधा के स्वरूप संस्थान का मूल आधार उसकी दैनिक कालानुक्रम योजना है, जैसे अंग्रेजी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। इससे अभाव में डायरी का कोई रूप नहीं है या फर्जी भी हो सकता है। फर्जी यानी नकली, फर्जी यानी नकली। हिंदी में कुछ उपन्यास, कहानी, नाटक इसी फर्जी कलानुक्रम में लिखे गए हैं। यह केवल डायरी शैली का उपयोग मात्र हुआ है। दैनंदिन जीवन के अनेक प्रसंग, भाव, भावनाएं, विचार आदि डायरीकार इसे कलानुक्रम में अंकित करता है। जो डायरीकार के जीवन में जो प्रसंग हुए, भाव, भावनाएं, विचार वह व्यक्त करता है डायरी में। तो इसके पीछे डायरीकार की निष्कपट स्वीकारोक्तियाँ का स्थान सर्वाधिक है। बाजारों में जो कॉपियाँ मिलती है उनमें छिपी हुई कालानुक्रम है। दैनंदिन जीवन व्यवहारिक ब्यौरे दर्ज किए जाते हैं, परंतु ये विवेच्य डायरी नहीं है। जैसे जो दैनंदिन हम ये करते हैं, लेन देन, ब्यौरे, व्यवहार, तो ये दर्ज किए जाते हैं। जो डायरी तारीख वार मिली जाती है वह डायरी। तो बाजारों में मिलने वाली डायरियों के मूल में एक कैलेंडर वर्ष छपा हुआ होता है। जो कैलेंडर नुमा डायरी शुष्क, नीरस, व्यवहारिक प्रबंधन वाली डायरी है। तो मनुष्य के जीवन में भाव जगत से दूर दूर तक उसका संबंध नहीं है, सिर्फ व्यवहारिक ब्यौरा को वहाँ दर्ज किए जाते हैं। हिसाब किताब, जो लेन देन है, तारीखवार वहाँ नमूद की जाती है। तो यह हिंदी में अनेक डायरियाँ ऐसे जो प्राय यथावस्था में प्रकाशित हुई है। इसमें आप एक बड़ी सीमा तक डायरीकार का व्यक्तित्व, निष्कपट, पारदर्शक रूप आप देख सकते हैं। तो डायरी जो है कि वह बेलगाव आत्म प्रकाशन की विधा बनाने में महात्मा गांधी का योगदान बहुत बड़ा है। बेलगाव यानी बिना आधार का, तो उनका कार्य योगदान बहुत बड़ा है। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अनुयायियों को अपने जीवन को नैतिक दिशा देने के लिए साधारण रूप में नियमित दैनंदिन लिखने का सुझाव दिया। और यह लिखने का नहीं, तो यह एक व्रत की तरह निभाने का उन्होंने कहा। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने आंतरिक अनुशासन एवं आत्मशुद्धि हेतु डायरी लिखने की उन्हें प्रेरणा दी। तो गुजराती में भी बहुत सी डायरियाँ लिखी है, वह हिंदी में अनुवादित है। उनमें से मनुमोहन गांधी, महादेव देसाई, सीताराम सेक्सरिया,
सुशीला नैयर, जमनालाल बजाज, घनश्याम बिड़ला, श्रीराम शर्मा, हीरालाल जी शास्त्री, उनकी डायरियाँ प्रकाशित है। तो बहुत सी डायरियाँ प्रकाशित है। तो अपने जीवन की सच्ची, निष्काय, पारदर्शक छवि को रखने के लिए डायरी साहित्य का उत्कृष्ट माध्यम है। जीवन का अंतरर्शन के अभाव में डायरीकार की निजी भावनाएं, विचार एवं प्रतिक्रिया के द्वारा अंकित उसके अपने जीवन एवं परिवेश का दस्तावेज है। एक अच्छी, सच्ची एवं सादगी युक्त डायरी के लिए डायरीकार का सच्चा, साहसी, ईमानदार होना आवश्यक है। डायरी अपनी रचना प्रक्रिया में मनुष्य के जीवन में जहाँ आंतरिक अनुशासन बनाए रखती है, वही मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाने का भी कार्य करती है।